हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन नॉलेज का। और ये है हमारी रात 8:30 बजे की क्लास। आज संडे, तो आज संडे स्पेशल होना बनता था। दैट इज़ वाई आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का एक क्विज़। ठीक है, तो एक छोटा सा क्विज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, देखने के लिए कि आप सभी ने अब तक जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उसमें से कितनी चीज़ें आपको याद हैं। तो चलिए आइए, लेट्स टेक अ टूर और सॉल्व करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। लाइव चैट के थ्रू आप सभी अपने अपने आंसर्स देंगे और फिर हम उसे डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। चलिए, सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। तो जो एक्चुअल कंसेप्ट होता है वो, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको कब रिकॉर्ड किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। सेकंड ऑप्शन है व्हेन ट्रांजेक्शन इज अकर। थर्ड ऑप्शन है व्हेन प्रॉफिट इज कंप्यूटेड। और फोर्थ ऑप्शन है व्हेन बैलेंस शीट इज रिकॉर्डेड। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, जल्दी से मुझे लाइव चैट में बताइए। ठीक है, वेरी गुड, आप सभी के आंसर आने लगे हैं। गुड। सो चलिए दोस्तों, तो हमारा जो आंसर है, इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब व्हेन ट्रांजेक्शन इज अकर्स। तो दोस्तों हम सभी ने पढ़ा था एक्यूरल कंसेप्ट क्या होता था। एक्यूरल कंसेप्ट ये बोलता था कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है ना, तो आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम से उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, ना कि जब उस ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट हुआ होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए, है ना, आप एक कंपनी हो और आपने एक ऑर्डर दिया। ठीक है, आपने एक किसी का ऑर्डर लिया, आपके पास एक ऑर्डर आया कार को डिलीवरी करने का मार्च में, और आपने कार को डिलीवरी मार्च में कर भी दी, बट आपको जो पेमेंट आई वो अप्रैल में आई। तो जब आप अपने अकाउंट बनाएंगे तो आप मार्च से लेंगे या अप्रैल से लेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि आप मार्च से लेंगे। क्यों? क्योंकि जब से आपका ट्रांजेक्शन शुरू होता है तब से आप लेना चालू करते हैं उसे। जब से आपका ट्रांजेक्शन शुरू होता है तब से आप अपने रिकॉर्ड्स में एंट्री करना चालू करते हैं, अकाउंट्स में लिखना चालू करते हैं, और यही कहलाता है आपका एक्यूरल कंसेप्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि एक कंपनी है, जॉइन मार्केटिंग एक कंपनी है, ठीक है, जो प्रोवाइड कर रही है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को। ठीक है, तो इन ईयर ए बट रिसीव्स द एडवर्टाइजमेंट फी इन ईयर बी, द मार्केटिंग कंपनी recognize in this recognize this in year of which concept utilize। तो आपको ये बताना है भाई, क्वेश्चन ये कि एक मार्केटिंग कंपनी है, वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को पहले किसी एक साल ए में जो है वो अपनी सर्विसेज देती है, और जो कंपनी है उसको जो फ़ी मिलती है वो साल बी में मिलती है। मतलब इस साल उसने सर्विसेज दी, अगले साल उसको फीस मिली। तो आप मुझे ये बताइए, वो ईयर ए में अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, वो अपने अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट ए में मेंटेन करती है। तो इसको आप किस कंसेप्ट से जस्टिफाई करेंगे? आप इसको किस कंसेप्ट से जस्टिफाई करेंगे? आप इसको किस कंसेप्ट से जस्टिफाई करेंगे, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी को आप पढ़ते हैं एक्चुअल कंसेप्ट, इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट, या एक्चुअल कंसेप्ट भी आप इसे बोलेंगे, क्योंकि उसी के अंदर ये चीज़ लाई करती है। सो ऑप्शन नंबर थ्री जो सॉरी 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 गाइज, ये यहाँ पर गलत लिख गया है, इसको आप इरेज करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ दिया था, एक्चुअल अजम्पशन के थ्रू हम इसको नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, कंपनी इज गोइंग ऑन कंसर्न इफ। अ कंपनी इज गोइंग ऑन कंसर्न इफ। तो कंपनी को गोइंग ऑन कंसर्न कब बोलते हो? तो मैंने आप सभी को बताया था, जल्दी से आप लोग लाइव चैट के थ्रू मुझे इसका आंसर दीजिए पहले, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। गुड, आई कैन सी दी आंसर्स। तो चलिए ये आंसर हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है इट्स बैलेंस शीट शोज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। तो बिल्कुल नहीं भाई। फिक्स्ड इनकम स्टेटमेंट शोज प्रॉफिट इन करेंट ईयर, ये भी गलत है। शूज नहीं दोस्तों, शोज है। देर देर देयर इज दैट इट विल और विल हैव टू सीज ऑपरेशन इन रिसेंट ईयर। ठीक है, तो यहां पर इस ऑप्शन को थोड़ा सा आप सुधारिए कि देयर इज नो पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब ये है भाई कि जो तीसरा ऑप्शन है वो ये बोलता है कि गोइंग ऑन कंसर्न हमने पढ़ा था कि कंपनी ना तो अभी ना कभी फ्यूचर में अपने सेटअप को बंद करेगी, अपने ऑपरेशन को बंद करेगी, सीज नहीं करेगी अपने ऑपरेशन, और ये चलते रहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 आप लोग रीड कर सकते हैं। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स
states that ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सेपरेटली आपको रिकॉर्ड करने चाहिए? आपके पास ऑप्शन है मटेरियल कंसेप्ट, टाइम पीरियड कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट या बिजनेस इकोनॉमी एंटिटी। ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे, बिजनेस इकोनॉमी एंट्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर D4, बिजनेस इकोनॉमी एंटिटी सेज दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप सभी की स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप सभी की स्क्रीन पर रहा। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए फास्ट। आपके पास क्वेश्चन है कि बिजनेस इकोनॉमिक कंसेप्ट एप्लीकेबल टू, जो बिजनेस इकोनॉमिक कंसेप्ट है वो किस पर एप्लीकेबल होता है? सोल प्रॉपर्टीशिप पर या पार्टनरशिप पर या कॉर्पोरेट फर्म्स पर या सभी पर? अभी हमने पीछे देखा था कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो आप यदि उसको आंसर देंगे तो आप बिल्कुल इसको इजीली, वेरी गुड, आप सभी का आंसर आ रहा है, गुड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, यदि हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो जो आपका सोलो प्रोप्राइटरशिप है ये बताता है कि भाई आप अकेले किसी बिजनेस में हैं। पार्टनरशिप तो हम सभी को पता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व हों, और कॉर्पोरेट फर्म्स मतलब एक फर्म की बात हो रही है। तो ये जो कंसेप्ट है ये तीनों में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? तीनों में यूज़ होने लगा है। अब आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। जब हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था वो ये था कि बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। तो यहाँ पर यही चीज़ इसको एप्लीकेबल करता है। पहले ये चीज़ जो पार्टनरशिप में नहीं होती थी, फिर हम सभी ने पढ़ा था कि 2008 में जो एक्ट आया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसके बाद ये जो चीज़ है ये पार्टनरशिप में भी एप्लीकेबल हो गई थी। इससे पहले पार्टनरशिप में एप्लीकेबल नहीं थी, जब अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी पार्टनरशिप की। आगे बढ़ते हैं, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस इन टर्म्स ऑफ मनी। है ना, क्वेश्चन ये हिंदी में पढ़ दूं कि भाई जो ट्रांजेक्शन है वो तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक कि वो मनी के फॉर्म में ना हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बोलते हैं, मॉनेटरी यूनिट अंजम्पशन बोलते हैं, या टाइम पीरियड अंजम्पशन बोलते हैं? बताइए चलिए दोस्तों मुझे फास्ट। गुड, आप सभी के आंसर्स आने लगे हैं। तो देखिए, हम सभी ने पढ़ा था कि एक कंसेप्ट था कि भाई अकाउंटिंग में वही चीज़ें अकाउंट में ली जाएंगी जो मॉनेटरी फॉर्म में होंगी, जो मनी के फॉर्म में होंगी। जो मनी के फॉर्म में नहीं होंगी उनको हम अकाउंटिंग में नहीं लेंगे। और ये हमारा क्या बोलता था? मॉनेटरी यूनिट अंजम्पशन। क्या बोलता था? मॉनेटरी यूनिट अंजम्पशन, ये चीज़ हमारा बोलता था। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सही है, ठीक है। चलिए, आई होप किसी कोई डाउट नहीं है, अब तक चीज़ें बिल्कुल सही और स्मूथली चल रही हैं। एक बार मुझे लाइव चैट के थ्रू आप सभी लोग नोटिफाई ज़रूर करते जाएं। आई नो दैट कि हो सकता है थोड़ा सा रेजोल्यूशन का इशू हो 240 तक का, लेकिन उसके पीछे दिक्कत ये चल रही है कि जितनी भी इवनिंग में लाइव क्लासेस हो रही हैं हमारे नहीं सभी चैनल पर, उसमें ये इश्यूज़ चल रहे हैं यूट्यूब के। तो दोस्तों ये रिजॉल्व यूट्यूब ही करेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए हमने ये ज़रूर किया हुआ है कि हम फ़ॉन्ट को बड़ा रखेंगे सो दैट कि आप 240 पिक्सल पे भी आसानी से पढ़ पाएंगे। मैं कम कंटेंट रखूँगा स्लाइड में और फ़ॉन्ट को बड़ा रखूँगा कि 240 पिक्सल पर भी आप इजीली रीड कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक हम सब थोड़ा सा कोऑपरेट करें, यही आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट भी है गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में सभी लोग अपना जो है वो स्कोर भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चन थे जो सही थे, और ये भी बताएंगे कि जो हमने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है, आपको जो सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं वो कितना हेल्पफुल रहा इन क्वेश्चंस को आपको लगाने में, ठीक है गाइस। और हम कोशिश करेंगे कि अब हर 2 क्लास के बाद, मतलब वीक में हर 2 क्लास के बाद या 3 क्लास के बाद आपका एक टेस्ट हम जो है वो लगाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम पढ़ा चुके तो अब टेस्ट हम ले सकते हैं। इसीलिए अभी तक मैं टेस्ट ज़्यादा नहीं ले रहा था। मैं सोच रहा था कि पहले कुछ इतना सिलेबस हो जाए कि आप सभी का पढ़ने के लिए कुछ हो, ठीक है। तो अब हम बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर अप कर चुके हैं सो दैट अब आई कैन कंटिन्यू विद दी टेस्ट गाइस। सो अब आपको एमसीक्यू डेली ऐसे 5 या 10 एमसीक्यू की जो है वो क्लास अब आपको डेली मिला करेगी। ऑल डेली मीन्स हर दूसरी क्लास के बाद आपको मिला करेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप सभी के तो आंसर्स आने भी शुरू हो गए हैं। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट लाइफ ऑफ अ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हिंदी में ये होगा कि इनमें से कौन सा कंसेप्ट ये बोलता है कि जो पूरा आपका पीरियड होता है एक बिजनेस का, उसको हम इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में, छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। ये कौन सा कंसेप्ट जो है वो आपका बोलता है,
ठीक है, आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, टाइम पीरियड अजम्पशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट या नन ऑफ द अबव। तो आप सभी के आंसर आने लगे, वेरी गुड, और सभी के आंसर लगभग सही हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टाइम पीरियड अजम्पशन जो है वो आपका सही ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका टाइम पीरियड अजम्पशन, वेरी गुड। ठीक है, तो टाइम पीरियड एजम्पशन क्या होता है मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं जिन्होंने क्लास अटेंड की थी, है ना। यदि कोई डाउट है तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि टाइम पीरियड एजम्पशन आपका ये बोलता है प्यारे बच्चों कि जब भी टाइम पीरियड एजम्पशन आपका ये बोलता है कि जब भी मान लीजिए एक बिजनेस है, वो तो एक इन्फानाइट एंटिटी है, तो अब हमें उसके प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना है, तो यदि जब इन्फानाइट एंटिटी है तो क्या जब वो सालों बाद खत्म होगा तब हम कैलकुलेट करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, तो क्या किया जाता है, एक कंसेप्ट बनाया गया कि पूरा जो बिजनेस होगा उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। और हर एक पार्ट में, हर एक पीरियड में जो होगा कंपनी अपने अकाउंट्स ओपन करेगी और क्लोज करेगी, और उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो एक स्टेटमेंट बनाएगी और उस पीरियड में अपने प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करती जाएगी, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं या फाइनेंशियल ईयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 2 स्कीम दी थी, या तो कैलेंडर ईयर फॉलो किया जाए या फिर फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाए। तो जो फाइनेंशियल होता है वो आपका जो फाइनेंशियल होता है वो आपका 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक चलता है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है आपका फाइनेंशियल ईयर, और 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक चलता है आपका कैलेंडर ईयर। और कंपनी एक्ट ये बोलता है कि जितनी भी कंपनीज होंगी, फाइनेंशियल कंपनीज होंगी, उन सभी को जो है वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना ज़रूरी है, ये कंपनीज एक्ट बोलता है। आई होप चीज़ें सभी को क्लियर है, यदि क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू, लाइव चैट के थ्रू नोटिफाई करें सभी प्यारे बच्चे कि ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में हमने पढ़ा टाइम पीरियड अजम्पशन। तो टाइम पीरियड अजम्पशन ये बोलता है कि आप एक जो बिजनेस है उसको एक सेपरेट स्लॉट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे एक बिजनेस है वो तो सालों चलता है, तो क्या जब बिजनेस खत्म होगा तभी हम उसके प्रॉफिट लॉस देखेंगे? नहीं, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्लॉट्स बना लेते हैं जिनको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है, जनरल टर्म्स में जिन्हें हम फाइनेंशियल ईयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल ईयर्स पर अपने अकाउंट ओपन करती है और फाइनेंशियल खत्म होने पर अपने अकाउंट क्लोज करती है। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कंपनी को कि इस पूरे पीरियड में, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कितना काम किया, कितना उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितने उसके इनकम थे, एक्सपेंडिचर थे। और जब ऐसा डेटा मिल जाता है तो वो इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर हमारा इस अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट लॉस क्या था, इस साल क्या। तो इससे कंपनी की कंपेरेबिलिटी बनती है, इससे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने सही डिसीजन ले पाते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के लिए जो अकाउंटिंग पीरियड है वो ज़रूरी होता है। और हमने देखा था कि जनरली कंपनी जो है वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती हैं, जनरली कंपनी क्या करती हैं, फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती है। और हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो चलता है इसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। 1 अप्रैल को सभी कंपनियां अपने अकाउंट्स ओपन करती हैं, 31 मार्च को सभी कंपनियां अपने अकाउंट क्लोज करती हैं और अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं। और बैलेंस शीट ये बताती है कि 31 मार्च मतलब ईयर एंड की स्थिति पर या उस अकाउंटिंग पीरियड एंड की कंडीशन पर उस कंपनी की कंडीशन क्या है, वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2 चीज़ें होती है, एक ट्रायल बैलेंस होती है और एक होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी किसी पॉइंट पर कंपनी की स्थिति बताती है और ट्रायल बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड कंपनी ने क्या क्या कैसा परफॉर्म किया वो बताता है। याद रखेंगे, बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है, जबकि ट्रायल बैलेंस जो होती है वो एक पीरियड ऑफ टाइम पर फोकस करती है। आई होप चीज़ें क्लियर हैं, यदि क्लियर है तो जल्दी से लाइव चैट के थ्रू मुझे थम्स अप देकर समझाएं फास्ट, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आप सभी की स्क्रीन पर है। द रेवेन्यू इज नॉट रिकॉग्नाइज अंटिल इट इज अर्नड, रियलाइज्ड और एटलीस्ट रियलाइजेबल, ठीक है, कि रेवेन्यू को जब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता जब तक कि वो रियलाइज्ड है या फिर उसको रियलाइजेबल है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था, काफ़ी अच्छा सा कंसेप्ट है ये, आप सभी को मैंने पढ़ाया भी था इस कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, आंसर्स आ रहे हैं। देखिए क्या होता है, हम सभी ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो रेवेन्यू होता है उसको रिकॉग्नाइज हम करते हैं। रिकॉग्नाइज करते हैं मतलब ईयर एंड पर उसकी जो
वैल्यू बचती है डेप्रिसिएशन होने के बाद, या फिर जो भी, मतलब तभी हम उस चीज़ को कंसीडर, रेवेन्यू को तभी हम रिकॉग्नाइज करते हैं जब तक उस पर डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट की वजह से वो ज़ीरो नहीं हो जाती। ठीक है। और ये हमने किस में पढ़ा था दोस्तों? ये हम सभी ने पढ़ा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में। ठीक है। देखो, मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं चीज़ों से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप पेपर्स उठाकर देख सकते हैं बच्चों। आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कंसेप्ट आपको समझाए गए हैं उन कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन पर कंसेप्ट आते हैं, है ना। तो आज की जो मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई दोस्तों, आज जो थे वो आपको सीधे डेफिनेशन पर क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो थोड़ा सा लेवल अप होते जाएंगे और धीरे धीरे हम आपको लेवल अप करते हुए क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, ताकि आप हर तरह से डेफिनेशन से भी मजबूत हों, उसके कंसेप्ट से भी मजबूत हो और उनके फैक्ट से भी मजबूत होते जाए। मतलब हर तरह से आपको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा नॉलेज स्काई पर आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अ कंपनी रिपोर्टेड ऑल असेट्स इन बैलेंस शीट, इट इज द वायलेशन ऑफ विच कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन को घुमा कर कैसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पर डायरेक्ट कंसेप्ट से नहीं पूछा गया, यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया है थोड़ा सा और कंसेप्ट को एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से जोड़कर पूछ लिया गया है। ठीक है, तो हिंदी में क्वेश्चन ये है कि भाई एक कंपनी है, उसने अपने सारे असेट्स बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लिए हैं सेम टाइम में। ठीक है, तो ये किस चीज़ का वायलेशन है, कौन से कंसेप्ट का, नियमों के विरुद्ध किया गया है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट, गोइंग ऑन कंसर्न, या नन ऑफ देम? वेरी गुड, आप सभी के आंसर्स मुझे दिख रहे हैं लाइव चैट पर। गुड गुड एवरीवन, वेरी गुड गाइज। हाँ, आई नो दैट थोड़ी सी स्क्रीन की पिक्सल्स की दिक्कत हो रही है दोस्तों आप सभी को, मैं रीज़न दे चुका हूँ आप सभी को प्यारे बच्चों ऑलरेडी। गुड, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? ए, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, जरा आइए एक बार समझ भी लीजिए इस चीज़ को। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को, कि जब भी आप कोई असेट एक्वायर करते हैं तो ईयर एंड पर उस असेट को आप लिखते हैं, लेकिन उस असेट को आप उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू पर लिखते हैं, मतलब जिस वैल्यू पर आपने उसको बाय किया होता है उस वैल्यू पर लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है कि उसने बैलेंस शीट में रिपोर्ट करने का मतलब ये है कि उसको अपने असेट में करेंट वैल्यू पर लिख दिया, जबकि हम बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर लिखते हैं? हिस्टोरिकल वैल्यू पर लिखते हैं जिसमें हमने उसको लिया होता है। क्यों? क्योंकि हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं ईयर एंड पर। ठीक है, ईयर बाय ईयर हम उसमें क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। इसीलिए उसको हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? जब भी आप अपने अकाउंट क्लोज कर रहे होंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि जब भी आप अपने अकाउंट क्लोज कर रहे होंगे तो उस समय आप जो भी एसेट एक्वायर किए होंगे, जिस कॉस्ट पर एक्वायर किए होंगे वो कॉस्ट मेंशन करेंगे। यदि आपने 50,000 पर एक कार ली थी तो उसे 50,000 पर मेंशन करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका बाद में आप डेप्रिसिएशन करेंगे, है ना। फर्क नहीं पड़ता कि करंट सिचुएशन में उसकी वैल्यू बढ़ गई है या घट गई है ना। आपको यदि उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पर चलेंगे। मटेरियलिटी कंसेप्ट हम सभी को पता है, गोइंग ऑन कंसर्न भी हम सभी को पता है, जो कि बोलता है बिजनेस चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा दोस्तों इसमें फॉन्ट की दिक्कत हो गई है, मैं पढ़ दूंगा कंसेप्ट आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से। Which of the following is taken into account while determining materiality of the concept? जो अकाउंट होती है, अकाउंट की मटेरियलिटी को डिटरमाइन करने के लिए इनमें से किस कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है? मैं पढ़ देता हूँ अच्छे से। पहला ऑप्शन है साइज एंड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है नेचर ऑफ अमाउंट, तीसरा ऑप्शन है इफेक्ट ऑफ ऑल मटेरियल अकाउंट्स, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। मैंने चारों ऑप्शन बोल दिए, एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं चारों के चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए है साइज ऑफ अकाउंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है नेचर ऑफ अमाउंट, ऑप्शन सी है इफेक्ट ऑफ मटेरियल अकाउंट्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये आपके चार ऑप्शन थे। अब आपको मुझे बताना है कि इनमें से सही कौन सा है, जल्दी से बताइए, फास्ट। वेरी गुड, आप सभी के आंसर्स आ रहे हैं। गुड, ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है बच्चों कि आप सभी, बहुत सारे बच्चे जो है वो आंसर्स कर रहे हैं। दैट मीन्स आप लोग बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं। दैट्स ग्रेट टू सी गाइस, वेरी गुड। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे अपने आंसर्स दे चुके, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था कि अब आप अपने जो टोटल स्कोर है जब मैं आंसर बताऊंगा तो नेक्स्ट स्लाइड के पहले तक आप सभी लोग
जाने से पहले अपना अपना टोटल स्कोर यहाँ पर सभी के सभी लोग कंपलसरली अपना टोटल स्कोर दे के जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये है कि भाई जब भी आप अपने अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो आप ये भी देखेंगे कि उस जब भी आप अमाउंट बनाएंगे, मटेरियलिटी डिफाइन करेंगे, तो आप मटेरियलिटी मतलब बात समझ रहे हैं ना आप, मटेरियलिटी मतलब असेट कैलकुलेशन एक तरह का। तो उसके लिए हम साइज ऑफ अमाउंट भी देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे, हम नेचर ऑफ अमाउंट भी देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि जितने भी मटेरियल, जितने भी इमटेरियल अकाउंट्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेंगे कि हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है गाइज। सो गाइज, यहाँ पर हमारा आज का जो टेस्ट है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ लाइव चैट के थ्रू मुझे बताएं, और सभी लोग अपना स्कोर ज़रा शेयर कीजिए यहाँ पर फास्ट। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, है ना, आप सभी के मुझे स्कोर चाहिए लाइव चैट के थ्रू ही। फास्ट जल्दी से अपना अपना स्कोर शेयर कीजिए। गुड, वेरी गुड गाइज। ऑनेस्टली सभी अपना जो स्कोर कार्ड है वो शेयर करेंगे यहाँ पर। वेरी गुड एवरीवन, गुड। सो गाइज, thanks for watching and thanks for sharing your scores and thanks for being there so attentively guys, है ना। ये चीज़ रियली हमें मोटिवेट करती है। और सुबह की क्लास सभी ने देख लिया तो आप सभी को पता होगा कि ये कुछ चेंजेस रिसेंट टाइम में क्या होने वाले हैं, क्या गिफ्ट्स आपको मिलने वाली है। सो थैंक यू फॉर दैट, रेडी रहे उन सभी चीज़ों के लिए।